हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से राइट वे क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और इस टॉपिक में मैं बताऊंगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची कैसे जाती है और ये रेखाएं कि इन रेखाओं की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। और हमारे कुछ मेन लैटिट्यूड लाइन्स हैं जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, कुछ अक्षांश रेखाएं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारी यह है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या है, इमेजिनरी लाइन्स हैं। क्या है, इमेजिनरी लाइन्स। ये पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी की सतह पर क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अक्षांश रेखाओं की। जो अक्षांश रेखाएं हैं यानी लैटिट्यूड हैं उनकी बात करता हूं। तो मानने की बात है, यह क्या है, ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक प्रारूप जो मनुष्य द्वारा तैयार किया गया है, जो मानव के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल, यहां पर क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन्हें ये क्षैतिज रेखाएं होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। या मैं यह भी कह सकता हूं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में पृथ्वी की सतह के घूमने की दिशा में खींची गई समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ये रेखाएं हुई कैसी, क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं। जो क्षैतिज रेखाएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, अक्षांश यानी लैटिट्यूड। अब मैं बात करूं देशांतर रेखा की, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करता हूं, तो मानने की बात है, यह क्या है, ग्लोब है। यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर क्या है, आपका साउथ पोल है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ये क्या होती है, हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, देशांतर रेखाएं। और ये सारी की सारी रेखाएं आकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होती है, मिल जाती हैं। तो ये कैसी लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइन्स हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तो ये एक दूसरे के समांतर होती है, ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। ये आकर के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिल जाती है, यानी कि देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिल जाती है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखाओं की, तो ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। कोई भी अक्षांश रेखा किसी दूसरे अक्षांश रेखा से नहीं मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल पर सारी रेखाएं आकर आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अब इन रेखाओं को खींचा कैसे जाता है, तो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, मानने की बात है, यह क्या है, ग्लोब है। और ये क्या है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। अब हमें पता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है। ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला नीचे वाला हिस्सा होता है वह क्या होता है, आपका दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा होती है, जो इक्वेटर होता है, वो क्या होता है, आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, तो हम अक्षांश रेखाएं खींचते कैसे हैं। ठीक है, मानने की बात है, अगर मैं इस पृथ्वी का नीचे इस हिस्से को अलग करता हूं तो ये हिस्सा मुझे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, और अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूं तो मानने की बात है, यहां पर पृथ्वी का सेंटर है और मुझे लाइन ड्रॉ करनी है 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेन को बेस मानते हुए, इस प्लेन को आधार मानते हुए, इस सेंटर से 10 डिग्री इस तरफ भी चारों तरफ 10 डिग्री पर मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, 10 डिग्री पर मैंने चारों तरफ क्या करा, पॉइंट लगाया। और इन सभी पॉइंटों को मिलाकर जो मुझे लाइन प्राप्त होगी, इन सभी पॉइंट को मिलाकर जो मुझे लाइन प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपकी 10 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। बात समझ में? चलो एक बार और समझ लो, समझते हैं। तो मानने की बात है, ये आपका क्या है, सेंटर है पृथ्वी का।
ठीक है, और मुझे खींचनी है 10 डिग्री या 15 डिग्री खींचनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसे बेस मानते हुए 15 डिग्री पर चारों तरफ क्या करूंगा, पॉइंट लूंगा और उनसे मिलाता हुआ एक सर्कल, एक लाइन ड्रा करूंगा, और वो जो अक्षांश रेखा होगी वो क्या होगी आपकी 15 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 10 डिग्री अक्षांश रेखा की, तो मैंने बताया पृथ्वी के सेंटर से क्या करेंगे हम, 10 डिग्री के एंगल पर चारों तरफ क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे, और वहां पॉइंट लेकर हमें क्या होगा, एक सर्कल प्राप्त होगा। जैसे यहां पर मैंने दिखाया है, ये वाला सर्कल दिखाया है, ऐसे ये सर्कल बनेगा, ये ऐसे ये सर्कल बनेगा। ठीक है, तो हर अक्षांश रेखा एक सर्कल के रूप में होती है। ठीक है, तो 10 डिग्री पर मैंने क्या किया, यहां पर 10 डिग्री पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया और यहां से मैंने जो लाइन खींची, जो ड्रा की, वो इस प्रकार की कुछ लाइन होगी और इसे हम क्या कहेंगे, 10 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। बात समझ में आई। अब ये होगी 10 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ऐसी ही 10 डिग्री अक्षांश रेखा मैं नीचे भी खींच सकता हूं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपकी भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं होती है उन्हें बोला जाता है 10 डिग्री, उसके साथ लिख दिया जाता है उत्तरी अक्षांश रेखा। और अगर यही रेखा आपकी 10 डिग्री ही है और दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसे बोला जाएगा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। बात समझ में आई यहां तक। अब बात अक्षांश रेखा तो हमने खींच ली, अब ये संख्या में होती कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो ऊपर की तरफ हर 1 डिग्री के एंगल पर खींची जाती है। तो ऊपर की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 15, 20, 25, 30, इसी प्रकार यहां पर क्या आएगा आपका 90 डिग्री पर कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी आपकी, 90 अक्षांश रेखाएं। तो अगर मैं बात करता हूं इनकी संख्या की, तो भूमध्य रेखा से ऊपर जो अक्षांश रेखाएं होंगी उत्तरी गोलार्ध में वो कितनी होगी, 90। किस तरफ, नॉर्थ साइड में। अगर मैं बात करता हूं साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ कितनी होगी, 90। इसी प्रकार 90 यहां भी होगी। और एक कौन सी आपकी जो इक्वेटर वाली है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो टोटल जो आपके लैटिट्यूड लाइन, जो लैटिट्यूड हुए में कितने हुए आपके 181। ठीक है, कितने हुए भाई आपके 181। ये क्या हुए आपके लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की अगर मैं बात करता हूं, लैटिट्यूड्स की अगर संख्या की बात करता हूं तो ये कितनी होंगी आपकी 181। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं लैटिट्यूड लाइंस की, अगर मैं बात करता हूं लैटिट्यूड लाइंस की, तो मैं बताता हूं आपको कि अगर मैं बात करूं 90 डिग्री अक्षांश रेखा की, तो 90 डिग्री पर जब मैं जाऊंगा तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। इसी प्रकार में अगर मैं दक्षिणी की तरफ जाऊं तो 90 डिग्री पर यहां भी मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आई। तो यहां ऊपर भी एक पॉइंट मिला है, नीचे भी क्या मिला है, एक पॉइंट मिला, न कि एक लाइन। बात समझ में आई। बाकी सब तो लाइन मिलेगी, लेकिन अगर मैं 90 डिग्री अक्षांश की बात करूंगा तो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, वहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आई। तो अगर मैं लैटिट्यूड्स टोटल बात करता हूं तो कितने थे हमारे 181, लेकिन ऊपर और नीचे कितने पॉइंट मिले, 2 पॉइंट मिले। तो लाइंस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या कर देंगे हम, -2 कर देंगे, यानी कि 2 को कम कर देंगे। तो लैटिट्यूड लाइंस हमारी कितनी होगी, 179। ठीक है, तो लैटिट्यूड अगर लाइंस की बात करते हैं तो 179, और अगर लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो टोटल अक्षांश कितने होंगे आपके 181 होंगे। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं की, कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं की, कि कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी है और उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मानने की बात है क्या है, यहां पर ये ग्लोब है, ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। थोड़ा और बड़ा बना दूंगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में एक इंपॉर्टेंट लाइन है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा नॉर्थ साइड में, और इसके ऊपर एक लाइन है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार 2 रेखाएं नीचे हैं, एक क्या है आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, एक है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब इन रेखाओं के नाम क्या क्या हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो क्या है आपकी इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है। अगर मैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करता हूं तो ये क्या है आपकी कर्क रेखा है। अगर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करता हूं तो ये है आपका आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। यहां बात करता हूं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी
अक्षांश का नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर मैं 66.5 डिग्री साउथ की बात करता हूं तो इसका नाम है अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री क्या हुआ आपका इक्वेटर लाइन हुई, आपकी इक्वेटर भूमध्य रेखा हुई। अगर मैं बात करता हूँ 23.5 डिग्री साउथ की, तो ये क्या हुई आपकी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर इसकी बात करता हूँ 66.5 डिग्री साउथ की, तो ये क्या हुआ आपका अंटार्कटिक व्रत सर्कल। और साउथ पोल की अगर बात करता हूँ तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और नॉर्थ पोल की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि लैटिट्यूड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैटिट्यूड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, तो वह होती है 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब मैं बात करता हूं कि क्या प्रत्येक अक्षांश रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं, लेंथ की, किसकी, लेंथ की, अक्षांश रेखाओं की लंबाई की बात, तो हमें मैक्सिमम लेंथ जो मिलेगी वो कहां मिलेगी, इक्वेटर पर। जो इक्वेटर पर अक्षांश रेखा है, इक्वेटर की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। और जो हमें पोल पर अक्षांश मिलते हैं उनकी क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम कहाँ पर है, पोल पर, और मैक्सिमम कहाँ पर है, आपकी इक्वेटर पर। ठीक है, तो अगर बात करता है अक्षांश रेखा के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो लगभग 111 किलोमीटर है। अगर बात करता है इनकी लंबाई की, तो मैक्सिमम लेंथ यानी मैक्सिमम लेंथ किसकी है, तो वो इक्वेटर की है यानी कि भूमध्य रेखा की है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की है। और अगर सबसे मिनिमम की बात करता है तो मिनिमम है आपकी पोल पर, यानी कि मिनिमम कितनी है आपकी, वहां पर पोल पर आपको क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो मिनिमम पोल पर और मैक्सिमम क्या होगी, इक्वेटर पर होगी। अब मैं बात करता हूं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा, अब देशांतर रेखा मानने की बात है, यह क्या है, ग्लोब है। ये नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल। मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो ये ऊर्ध्वाधर लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती है, यही क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, ये क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली, यानी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पर क्या होगी, खत्म होगी। तो ये हमें एक हाफ सर्किल यानी कि सेमी सर्किल के रूप में मिलते हैं, अर्धवृत्त के रूप में मिलती है। तो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त के रूप में होती है, और मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था कि वो क्या होती है, आपकी एक सर्कल के रूप में होती है। अब देशांतर रेखाओं को के लिए हमें एक आवश्यकता पड़ी एक मुख्य देशांतर रेखा की। तो सभी देशों की सहमति से जो देशांतर रेखा, जो लाइन लंदन के ग्रीनिच से होकर गुजरती है, उसे प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया, यानी कि मुख्य देशांतर रेखा कहा गया। ठीक है, तो जो लंदन के, मानने की बात है, वो लाइन ये है जो लंदन के ग्रीनिच से होकर गुजरती है, उसे क्या नाम दिया गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे प्राइम मेरिडियन कहा गया। ठीक है, और ये सभी देशों की सहमति से हुआ। अब मानने की बात है, चलो यहां बात करूं मैं, मानने की बात है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके बिल्कुल विपरीत की, मानने की बात है इसके बिल्कुल विपरीत की। अब मैंने बताया आपको ये हाफ सर्किल के रूप में होती है, यानी कि नॉर्थ पोल से शुरू हुई, ये मानने की बात है नॉर्थ पोल है, यहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई, साउथ पोल पर। अगर मैं इसके पीछे की बात करता हूं तो ये कौन सी होगी, 180 डिग्री। कौन सी होगी, 180 डिग्री। ये वाली क्या हुई, 0 डिग्री, तो ये वाली क्या होगी, 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी को, ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है। इस वाले गोलार्ध को, यानी इस वाले हिस्से को कहा गया पूर्वी गोलार्ध, नहीं सॉरी, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और इस वाले को कहा गया पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है,
तो ये हुई हमारी प्राइम मेरिडियन यानी कि मुख्य देशांतर रेखा। अब मैं बात करूं इसकी संख्या की, तो संख्या कितनी होती है? अगर मैं इस ग्लोब को ऊपर से देखता हूं, तो मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और यहां पर क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। मानने की बात है यहां 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री का है देशांतर रेखा है भाई, ठीक है, 0 डिग्री का है देशांतर रेखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, मैंने बताया था ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये वाला हिस्सा क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। ये वाला हिस्सा क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। तो यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं। बात समझ में? कहां तक? 180 तक। ऐसे हम इधर करते हैं। तो जो इधर वाला हिस्सा है जो पश्चिमी गोलार्ध में आता है, तो इन्हें बोला जाता है पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। और अगर उस तरफ वाले हिस्से की बात करूं, पूर्वी की तरफ की, तो इन्हें बोला जाता है पूर्वी देशांतर, यानी कि 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर। अब बात करूं 180 डिग्री देशांतर की, 180 डिग्री देशांतर की बात करूं, तो अगर मैं यहां से 180 डिग्री जाऊं तो लाइन कौन सी प्राप्त होगी मुझे? ये वाली, यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर मैं इधर से जाऊं तो यही क्या होगी? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगी, यानी कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करता हूं, चाहे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात करता हूं, मैं दोनों लाइनें क्या है? एक ही हैं, ठीक है। चाहे पूर्वी की बात करूं, चाहे क्या करूं पश्चिमी। और इसी 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी के आधार पर तिथि निर्धारित होती है, ठीक है। अब ये लाइन होती कितनी है? तो अगर मैं करूं इधर से बात करता हूं या इधर से बात करता हूं, तो टोटल 1-1 डिग्री पर है, तो पूरा एंगल जो होता है वो कितना होता है? 360। तो 1-1 डिग्री पर है तो टोटल कितनी होगी आपके? 360, यानी कि जो संख्या हुई इनकी वो कितनी हुई? 360। बात समझ में आई? यानी कि देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 360। इसे पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगर इस तरफ पड़ता है तो पूर्वी देशांतर, इस तरफ पड़ता है तो पश्चिमी देशांतर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पूर्वी देशांतर की लंबाई की, वो देशांतर की लंबाई, इनकी लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो सभी देशांतर रेखा होगी, क्योंकि सभी की सभी पूर्वी वो नॉर्थ पोल से शुरू होती है तो साउथ पोल पर खत्म होती है, तो सभी की लंबाई क्या होगी? आपकी इक्वल होगी, यानी कि सभी देशांतर की लंबाई क्या होती है? इक्वल होती है। अगर मैं बात करूं दो के बीच की डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस, दो देशांतर रेखाओं के बीच की, यानी दो लॉन्गिट्यूड के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, तो मुझे बताओ कि नॉर्थ पोल पर सारी रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है तथा साउथ पोल पर भी मिलती है। अब इनकी डिस्टेंस जो होगी क्या होगी? जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आओगे बढ़ती जाएगी, फिर इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाओगे फिर घटती जाएगी। तो यहां इसकी डिस्टेंस को अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम मिलती है हमें कहां पर? इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। और अगर मिनिमम की बात करूं तो वो कहां मिलती है मुझे? पोल पर। तो इक्वेटर पर इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है दो देशांतर रेखाओं की, वो होती है 111.3 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम इक्वेटर पर और मिनिमम कहां होगी? पोल पर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की, तो अगर मैं कहूं अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश और देशांतर, अगर बीच की डिस्टेंस की बात करता हूं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर, और वो हर जगह क्या होती है? 111 किलोमीटर ही होती है। अगर देशांतर रेखा की बात करूं तो उनके बीच की डिस्टेंस, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम इक्वेटर पर होगी, और वो कितनी होगी? 111.3 किलोमीटर। लेकिन मिनिमम कहाँ होगी? पोल पर, यानी कि ये घटती बढ़ती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वो हर जगह क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और कितनी होती है? 111 किलोमीटर। बात समझ में? अब बात करता हूं इनकी लेंथ की। अगर लेंथ की बात करूं तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, मैंने बताया था मैक्सिमम कहां होती है? इक्वेटर पर, अर्थात मिनिमम कहां होती है? पोल पर। लेकिन इसकी बात करता हूं, अगर इसकी लेंथ की बात करता हूं देशांतर रेखाओं की, तो इनकी जो लेंथ होती है वो हर जगह सभी की क्या होती है? इक्वल होती है। बात समझ में आई? इनकी संख्या कितनी होती है देशांतर रेखाओं की? 360। और इनकी संख्या कितनी होती है? अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 181। तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179। बात समझ में आई? ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी
मकर रेखा कर्क रेखा के बीच जो मैंने ये रेखाएं खींची है, तो जो ये रेखाएं इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, तो इन्हें इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया, 23.5 डिग्री को ही क्यों कहा गया, क्योंकि इनके बीच में ही कहीं सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है, कहीं लंबवत नहीं पड़ता है, तो उस चीज को लेकर ये रेखाएं खींची गई हैं। तो खैर मिलता हूं अगले वीडियो में, ठीक है, तो चलिए बाय।